हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट के जो केस लॉस पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो केस लॉ आता है वो है कम्युनिकेशन के ऊपर। इसमें क्या बताया है, देखो कम्युनिकेशन हम कहाँ पढ़ के आए थे, सेक्शन 3 से 5 में, जहाँ पे हमने पढ़ा था कम्युनिकेशन किस चीज का, प्रपोजल का भी पढ़ा था, एक्सेप्टेंस का भी पढ़ा था और रिवोकेशन के लिए भी पढ़ा था। इसमें देखो हमने एक सेक्शन 4 में एक चीज देखी थी, एक होता है इंटर प्रेजेंटस और एक होता है इंटर एब्सेंटस। देखो इसमें क्या होता है, इंटर प्रेजेंटस मतलब कि दोनों ही पार्टीज जो हैं एट अ टाइम ऑफर और एक्सेप्टेंस कर रही हैं। जैसे कि ए ने फोन पे ऑफर दिया बी को, मैंने बोला फोन कॉल पर ऑफर दिया, बी ने उसको उसी टाइम एक्सेप्ट कर लिया, देन दैट इज इंटर प्रेजेंटस कि ऑफर और एक्सेप्टेंस हमें एट अ टाइम इंस्टेंटेनियसली मिल जाते हैं। इंटर एब्सेंटेस जैसे कि होता है पोस्टल रूल में, जो हम पूरा ही सेक्शन 4 में देख कर आए थे अपनी वन शॉट वीडियो में। ओके, अब जो इस पे केस लो है वो किस पे है, इंटर प्रेजेंटस पे। इंटर प्रेजेंटस में जो लैंडमार्क केस है ये भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल, डिलीवर्ड बाय मेजॉरिटी जस्टिस वेंचाव एंड शाह, माइनॉरिटी जस्टिस कौन थे, हिदायतुल्लाह। 1966 सुप्रीम कोर्ट का केस है। ओके, इसमें क्या हुआ, इस केस में प्लेंटिफ ने एक ऑफर किया अहमदाबाद से होना एसटीडी कॉल। देखो साथ के साथ लिखते हैं, प्लेंटिफ ने ऑफर किया, कहाँ से किया, अहमदाबाद से, और किस पे किया, कॉल पे, एसटीडी कॉल। डिफेंडेंट ने एक्सेप्ट किया फ्रॉम खामगांव, डिफेंडेंट ने कहाँ से एक्सेप्ट किया इसको, खामगांव। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ, डिस्प्यूट अरोज हुआ, भाई कौन से कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होगा, अहमदाबाद का कि खामगांव का। इट वॉज हेल्ड कि मेयर मेकिंग ऑफ प्रपोजल कोज ऑफ एक्शन राइज नहीं करता। क्या बोला कोर्ट ने कि अगर ये बंदा जो है अपना ऑफर कर रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया। कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है कि किसी पर्सन का लीगल राइट था और इसका लीगल राइट वायलेट हुआ है, बट सिर्फ एक ऑफर देने से, कॉल करने से कॉज ऑफ एक्शन तो राइज नहीं होगा। तो हाउ एवर कॉज ऑफ एक्शन कौन सी प्लेस पे होगा, जहां कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हुआ है। अब कॉन्ट्रैक्ट कहाँ कंक्लूड मानेंगे, अब क्वेश्चन ही आता है क्यों, हमें ये क्यों डिसाइड करना है, हमें ये इसलिए डिसाइड करना है ताकि हम देख पाए कौन से कोर्ट का जुरिस्डिक्शन बनेगा। देखो अब कॉन्ट्रैक्ट कब कंक्लूड माना जाएगा, जब मैंने तुम्हें ऑफर दिया और तुमने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, जैसे मुझे वो एक्सेप्टेंस रिसीव हो जाएगी तब हमारा वो चीज कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूडेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस केस में भी क्या था, जब प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट को कॉल करी, जैसे इसने अपना आंसर प्लेंटिफ को दे दिया, तो जैसे इसने सुन लिया, इसका मतलब हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूडेड हो गया। इसका मतलब कि हमारा जो जुरिस्डिक्शन बनेगा वो अहमदाबाद का बनेगा, जहां पे कि एक्सेप्टेंस को रिसीव किया गया है। क्या किया गया है, रिसीव। ओके, देखो मेजॉरिटी जजमेंट ने अप्लाई किया इंग्लिश लॉ, जो भी हम पढ़ेंगे एंटोर्स लिमिटेड वाला, जहां पे क्या बोला गया, कंक्लूड किया जो प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था जहां पे एक्सेप्टेंस रिसीव की गई है प्रपोजर के द्वारा, और इस केस में था हमारा अहमदाबाद। ओके, सेम एंटोर्स लिमिटेड इसी बेस पे था, क्या बाय लॉर्ड डेनिंग के द्वारा दिया गया था। प्लेंटिफ ट्रेडेड फ्रॉम लंदन एंड टेलेक्स्ड एन ऑफर टू अ कंपनी इन एम्स्टर्डम। प्लेंटिफ कहाँ से कर रहा था, लंदन से, ठीक है, और इसने कहाँ किया, कंपनी को, जो हमारी इस केस में डिफेंडेंट है, जो की थी एम्स्टर्डम में। ओके, अब यहाँ क्या हुआ, नोटिफिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस रिसीव कहाँ हुआ, बाय द प्रपोजर इन लंदन, क्योंकि जब इसने एक्सेप्टेंस दिया इसने कहाँ सुना, लंदन में सुना। इस केस में लॉर्ड डेनिंग ने क्या हेल्ड किया, इन्होंने बोला दैट इन केस ऑफ इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन, इंस्टेंटेनियस मतलब अभी मैंने बताया इंटर प्रेजेंटस, एन एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड, जब वो एक्चुअली रिसीव हुई है प्रपोजर के द्वारा और कॉन्ट्रैक्ट वाज हेल्ड टू बी मेड इन लंदन, हम मान लेंगे कि कौन से कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बनेगी, जो लंदन में कोर्ट है उनकी। ओके, अब आ जाओ अगले केस लॉ पे, नोटिस ऑफ रिवोकेशन। देखो ये हमारे कौन से सेक्शन से रिलेटेड है, सेक्शन नंबर 6 से, जहां पे हम पढ़कर आए थे डिफरेंट डिफरेंट मोड्स ऑफ रिवोकेशन क्या होंगे। हमने अपनी वन शॉट वीडियो में कवर करा था कि कौन कौन से मोड्स होंगे रिवोकेशन के, उसमें एक मोड था नोटिस। ध्यान से याद करो, नोटिस किसके द्वारा दिया गया था, सेक्शन 6 में वहां पे हाईलाइट कर रखा है, नोटिस जो है प्रपोजर के द्वारा
दिया जाता है तभी वो प्रॉपर रिवोकेशन माना जाता है। बट इस लॉ में क्या होएगा, इस केस लॉ में हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि अगर प्रपोजर के अलावा कोई और भी नोटिस दे रहा है, मतलब कि सामने जो डिफेंडेंट है उसको बस पता था, वो अवेयर था अगर उस नोटिस के बारे में, तो वो जो है अगर कल को एक्सेप्टेंस दे देता है तो वो अपना क्लेम नहीं कर सकता परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखो क्या आप समझते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। डिकिंसन वर्सेस डॉड्स, डॉड्स एक ऑफर था, उसने ऑफर किया डिकिंसन को, मेरे को सेल करनी है सर्टेन प्रेमाइसेस। डॉड्स ने ऑफर किया डिकिंसन को, ये डिफेंडेंट है और ये प्लेंटिफ है, कि मेरे को एक सर्टेन सेल करनी है प्रेमाइसेस का। डॉट्स ने ये क्या है प्रॉमिस किया, मैं ऑफर को सम टाइम के लिए ओपन रखूंगा। इसका मतलब इस बंदे ने बोला, ये डॉट्स था, इस बंदे ने बोला मैं जो हूँ ओपन रखूंगा थोड़े टाइम के लिए ऑफर। ये भी हम पढ़ चुके हैं, इस ऑफर को हम क्या कहते हैं, ओपन ऑफर या स्टैंडिंग ऑफर, कि हम थोड़े ड्यूरेशन के लिए जो है हम अपने ऑफर को ओपन रखेंगे और अगर तुम एक्सेप्ट कर रहे हो तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, बिफोर दैट टाइम डॉड्स ने क्या करा, वो प्रॉपर्टी दे दी किसी और को विदाउट गिविंग नोटिस टू डिकिंसन। इस केस में क्या हुआ, डॉड्स ने ये प्रॉपर्टी मिस्टर एक्स को बेच दी, सेल आउट कर दी, बट इसको नोटिस ही नहीं दिया डिकिंसन को। तो डिकिंसन को पता लगा इसके बारे में अपने एजेंट से, पर डिकिंसन भी क्या था, शातिर था, इसको एजेंट से पता लग गया कि डॉड्स ने प्रॉपर्टी मिस्टर एक्स को सेल आउट कर दी। अब क्या करता है डिकिंसन, इसको पता होने के बावजूद ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है एंड सॉर्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और वो क्या है, उसको पता था कि ऑफर जो है एक्सेप्ट हो चुका है, मतलब ऑफर जो है उसने किसी और को सेल आउट कर दिया है, इसने फिर भी उस चीज को अगर एक्सेप्ट कर लिया है, अब वो क्या कह रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट तो परफॉर्म कराओ, क्या ये एंटाइटल है परफॉर्म करवाने के लिए? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि इसको तो ऑलरेडी इस चीज की नॉलेज थी। क्या नॉलेज थी? कि ये जो है डॉड्स जो है मिस्टर एक्स को सेल आउट कर चुका है, फिर भी उसको वो अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो अब यहाँ डॉड्स लायबल नहीं होगा और ये क्लेम नहीं कर सकता अपनी परफॉर्मेंस को। क्या लिखा इस केस में, इट वाज हेल्ड दैट सिंस डिकिंसन हैड नॉलेज ऑफ प्रॉपर्टी बीइंग सोल्ड ऑफ टू समवन एल्स, वो एंटाइटल नहीं है कि वो परफॉर्मेंस के लिए सूट फाइल कर सके। ओके, अब आ जाओ अगले पे, कंसीडरेशन। कंसीडरेशन जो हम पढ़कर आए थे सेक्शन 2D में, 23 से 25 में भी हमने ये चीज पढ़ी थी। देखो 2D में याद करो हमने क्या पढ़ा था, एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। मैंने बोला प्रोमिसर के डिजायर पर, अगर सामने वाली पार्टी कुछ करती है या प्रॉमिस करती है करने के लिए या कर चुकी है कुछ भी, देन दैट इज कंसीडर्ड टू बी कंसीडरेशन। हमने बोला एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, पहला केस तो इसी से रिगार्डिंग है। अगर वो एक्ट हुआ है डिजायर ऑफ थर्ड पर्सन के तो वो कंसीडरेशन में नहीं आएगा। क्यों? प्रोमिसर की ही डिजायर होनी चाहिए। तो मैंने लिखा वैलिड कंसीडरेशन के लिए द परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट और एब्सटेनेंस, ये है मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। इसका एक फेमस केस कौन सा है, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बालदेव। अब देखो इसमें क्या हुआ, प्लेंटिफ ने क्या है बिल्ड किया एट हिज ओन एक्सपेंस सर्टेन शॉप्स ऑन द ऑर्डर ऑफ द कलेक्टर। प्लेंटिफ ने खुद के ही खर्चे पे सर्टेन शॉप्स बिल्ड कर लिया, बट ऑर्डर किसका था, कलेक्टर का। किसका ऑर्डर था, कलेक्टर का। तो प्लेंटिफ ने शॉप्स बिल्ड करी अपने खर्चे पे। डिफेंडेंट ने प्रॉमिस किया प्लेंटिफ को, एक डिफेंडेंट है उसने प्रॉमिस किया प्लेंटिफ को कि वो उसको कमीशन देगा। किस चीज पर? जो भी आर्टिकल्स प्लेंटिफ सोल्ड आउट कर रहा है उस पर डिफेंडेंट क्या देगा, कमीशन देगा। अब प्लेंटिफ का एक्शन टू रिकवर द कमीशन वाज रिजेक्टेड। अब क्या हुआ, प्लेंटिफ को कमीशन जब नहीं मिला तो क्या प्लेंटिफ का आइडिया क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। क्या, क्यों रिजेक्ट कर दिया? क्योंकि इसने क्या उसके अगेंस्ट एक्शन ले लिया था कि मेरे को तो मेरा कमीशन दिलवाओ, बट ये रिजेक्ट हो गया। रीजन बताओ क्यों, पहले बिना देखे सोचो इस चीज को। देखो इसका रीजन है, अगर एक्ट जो है नहीं हुआ था प्रोमिसर के डिजायर पे तो कंसिडरेशन तो कंसिडरेशन होएगा ही नहीं। अरे भाई, डिफेंडेंट कह रहा है तूने जो शॉप्स बिल्ड करी थी मेरे कहने पे करी थी, नहीं ना, तूने कहने पे करी थी कलेक्टर के, तो ऑब्वियस है मैं कमीशन दूं या ना दूं मेरी मर्जी, मैं नहीं दूंगा। तो इस वजह से ये एट द डिजायर ऑफ कलेक्टर था, ना कि एट द डिजायर ऑफ द डिफेंडेंट। इस वजह से यहाँ पे कोई कंसिडरेशन है ही नहीं, तो जो प्लेंटिफ है कुछ भी एनफोर्स नहीं करवा सकता है। ओके, अब देखो अब आता है कंसिडरेशन क्या होता है, जो प्रोमिसर अग्री करता है करने के लिए
फॉर द प्रॉमिस ऑफ द अदर। देखो इसको हम ऐसे समझते हैं, मैंने बोला कि ए पर्सन है कोई, उसने प्रॉमिस किया, क्या प्रॉमिस किया कि मैं वॉच दूंगा, किसको, बी को। ओके, मैंने प्रॉमिस किया मैं वॉच दूंगा बी को, बदले में मैं क्या लूंगा, कंसिडरेशन क्या है, 1,000 रुपए। अब बी ने प्रॉमिस किया ठीक है भाई मैं 1,000 रुपए देने को तैयार हूँ, बदले में मैं क्या लूंगा, मैं वॉच लूंगा। इसका मतलब कि जो इस पर्सन का प्रॉमिस होएगा वो इस पर्सन का कंसिडरेशन होता है, और जो इसका कंसिडरेशन है वो इसका प्रॉमिस होता है। अब पढ़ो जो मैंने लाइन लिखी, कंसिडरेशन इज व्हाट प्रॉमिसर अग्री टू डू। कंसिडरेशन क्या है, जो प्रॉमिसर एग्री हो जाता है दूसरे के प्रॉमिस के लिए। कंसिडरेशन क्या है, जो प्रॉमिसर, ये हमारा प्रॉमिसर है, कंसिडरेशन क्या है, देखो ध्यान से, कंसिडरेशन क्या है, जो प्रॉमिसर एग्री हो जाता है दूसरे के प्रॉमिस के लिए। ये रहा 1,000 1,000। ओके, अब देखते हैं हम केस लॉ। कॉम वर्सेस कॉम 1951। हस्बैंड अपॉन डाइवोर्स प्रॉमिस करता है, देखो हस्बैंड प्रॉमिस करता है अपनी वाइफ को, मैं तेरे को सर्टेन सम दूंगा हर साल एज अ परमानेंट मेंटेनेंस। इसने बोला मैं तेरे को परमानेंट मेंटेनेंस के तौर पे कुछ अमाउंट ऑफ सम दूंगा। इन रिलायंस अपॉन दिस द वाइफ फॉरबोर टू अप्लाई इन कोर्ट फॉर मेंटेनेंस। तो इस पे रिलाय करके हस्बैंड पे वाइफ ने अपने आप को रिस्ट्रेन किया, ठीक है फिर मैं तेरे अगेंस्ट में कोई भी केस नहीं ला रही मेंटेनेंस का। हस्बैंड फेल्ड टू मेक पेमेंट, हस्बैंड फेल हो गया, पेमेंट नहीं दे पाया, वाइफ ने उसको स्यू कर दिया। अब बताओ क्या ये जो है एनफोर्सेबल होगा या नहीं, आंसर इज नो। क्यों, हस्बैंड ने बोला मैं वाइफ को सम दूंगा, कोई अमाउंट ऑफ कुछ सर्टेन सम दूंगा एज अ मेंटेनेंस, पर बदले, इसने तो प्रॉमिस कर दिया हस्बैंड ने, पर बदले में कंसिडरेशन क्या है। अब आप लोग सोचोगे कि वो कोर्ट नहीं गई, ये कंसिडरेशन, आंसर इज नो। अरे भाई, हस्बैंड ने थोड़ी ना बोला था कि तू कोर्ट मत जा, वाइफ तो अपनी मर्जी से नहीं गई कोर्ट, तो यहाँ पे हस्बैंड ने तो कोई कंसिडरेशन लिया ही नहीं, तो ये जो है नॉन एनफोर्सेबल हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं यहाँ से, held there was no consideration for the husband's promise, her forbearance was neither intended by the husband, हस्बैंड की कोई इंटेंशन नहीं थी कि वो अपने आप को रिस्ट्रेन करे, ना ही इट वाज एट द हस्बैंड्स रिक्वेस्ट, ना ही हस्बैंड ने रिक्वेस्ट करी। इसका मतलब यहाँ पे तो हस्बैंड की कोई डिजायर ही नहीं थी इस चीज की कि वो अपने आप को रिस्ट्रेन करे, देयरफॉर प्रॉमिस जो है एनफोर्सेबल नहीं माना जाएगा। ओके, कौन सा था ये, कॉम वर्सेस कॉम। अब हम देखते हैं ओम वर्सेस ओम। Here, husband promised his wife certain amount every year as a permanent maintenance। यहाँ पे क्या हुआ, हस्बैंड ने प्रॉमिस किया अपनी वाइफ को, किसको, अपनी वाइफ को, क्या कि मैं सर्टेन सम दूंगा हर साल। वाइफ ने भी प्रॉमिस किया इन रिटर्न टू अलाउ हस्बैंड टू मीट चिल्ड्रन। क्या बोला, यहाँ पे इसने प्रॉमिस किया मैं वाइफ को जो हूँ हर टाइम सम सर्टेन अमाउंट ऑफ सम दूंगा। ओके, यहाँ पे वाइफ ने बोला ठीक है मैं तुम्हें बच्चों से मिलने दूंगी। अब क्या यहाँ समझ आ रहा है, कंसिडरेशन है, क्यों, प्रॉमिस किया सम देने के लिए, बदले में क्या, कंसिडरेशन क्या, बच्चों से मिलना। ये था हस्बैंड का। वाइफ का क्या था, प्रॉमिस किया वाइफ ने ठीक है मैं बच्चों से मिलने दूंगी, बदले में कंसिडरेशन क्या, कि हस्बैंड जी आप मुझे कोई सम दोगे जो फिक्स्ड अमाउंट होगा, ठीक है। इफ लेटर ऑन हस्बैंड डिनाइज टू पे, अगर फ्यूचर में मना कर दिया, अब वाइफ सूट फाइल कर सकती है क्योंकि प्रॉमिस और कंसिडरेशन था दोनों ही पार्टीज के द्वारा। ओके, अब आ जाओ अगले पे, कह रहे हैं डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोमिसरी एस्टॉपल इज एप्लीकेबल अगेंस्ट द प्रपोजर। जो प्रपोजल दे रहा है, ऑफर दे रहा है, अगर उसने एक बार ऑफर दे दिया तो प्रोमिसरी एस्टॉपल अप्लाई हो जाएगा। क्यों, बिकॉज द अदर पार्टी, जिसने रिलाई किया उसके प्रॉमिस पे, किसके प्रॉमिस पे, प्रॉमिसर के, मस्ट नॉट सफर एनी इंजरी, उसको कोई इंजरी नहीं होनी चाहिए। किसको, किस पर्सन को इंजरी नहीं होनी चाहिए, जिस पर्सन ने जो प्रपोजल था उसके प्रॉमिस पर रिलाई किया। केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद का केस है 1886। डिफेंडेंट वाज हेल्ड लायबल टू पे द प्रॉमिस्ड सब्सक्रिप्शन। अब क्या हुआ, डिफेंडेंट को यहाँ पे लायबल किया, क्यों, डिफेंडेंट ने जो है प्रॉमिस किया कि मैं 100 रुपीज दूंगा एज ऑन द फेथ ऑफ द प्रॉमिस सब्सक्रिप्शन। प्लेंटिफ, हुआ क्या, प्लेंटिफ क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है, किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है, कॉन्ट्रैक्टर के साथ। इनका कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि एक टाउन हॉल बिल्ड करना है, बट जिसके लिए प्रॉमिसर को क्या है, यहाँ पे जो प्लेंटिफ है उसको एक पर्सन ने प्रॉमिस किया, तो ये हो गया हमारा प्रॉमिसर। इसने जो है
प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें जो हूँ सब्सक्रिप्शन दूंगा 100 रुपीज का। क्यों? क्योंकि ये जो प्लेंटिफ है, ये जैसे सपोज जैसे हम जाते हैं ना चंदा कलेक्ट करने, तो ये जब जो प्लेंटिफ है जब ये चंदा कलेक्ट करने गया तो ये किसी डिफेंडेंट के पास गया, सपोज एक्स पर्सन के पास गया, जहां पे इस एक्स पर्सन ने प्रॉमिस किया ठीक है मैं चंदे के तौर पे 100 रुपीज दूंगा, इसने प्रॉमिस किया। अब जब इसके पास सब कुछ कलेक्ट हो गया, अब ये कॉन्ट्रैक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है टाउन हॉल बनाने के लिए। अब कल को अगर डिफेंडेंट मना कर दे, डिनाई कर दे कि मैं 100 रुपीज नहीं दूंगा, तो इसके ऊपर प्रोमिसरी एस्टोपल अप्लाई हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बिकॉज ये जो प्लेंटिफ है इसने इसके इस वाले बिकॉज क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये जो प्लेंटिफ है इसने डिफेंडेंट के इस वाले प्रॉमिस के ऊपर रिलाई करते हुए किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ गया। अब हम पढ़ते हैं सेक्शनिंग केस। कह रहा है द डिफेंडेंट वाज हेल्ड liable to pay the promised subscription of rupees 100 क्योंकि as on the faith of the promised subscription plaintiff enter हुआ कॉन्ट्रैक्ट में with a contractor for the purpose of building the टाउन हॉल। ओके, अब आ जाओ सेक्शन 73 पे। लेट्स एंड इट। इस केस में क्या हुआ? द मिल ऑफ द प्लेंटिफ हैड कम टू स्टैंड। देखो सेक्शन 73 हमें याद है कि जब भी हमारा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है उसमें जिसका जो पार्टी सफर करती है वो क्या क्लेम करती है? कंपनसेशन। अब इस केस में क्या हुआ? इस केस में मिल ऑफ द प्लेंटिफ हैड कम टू स्टैंड स्टिल। जो प्लेंटिफ का मिल था, स्टैंड स्टिल मतलब अब वो वहां पे कोई भी वर्किंग नहीं हो पा रही है। क्यों? ड्यू टू द डिले ऑन द पार्ट ऑफ द डिफेंडेंट टू सेंड द रिपेयर्ड क्रैंकशाफ्ट विद इन टाइम। प्लेंटिफ ने जो है अपना क्रैंकशाफ्ट दिया था डिफेंडेंट को, क्यों दिया था? ताकि वो रिपेयर कर सके। अब वो क्या है, काम क्यों नहीं हो रहा है वहां पे मिल में? क्योंकि डिफेंडेंट ने वो रिपेयर करके उसको नहीं दिया। कोर्ट कंसीडर्ड दिस एंड कंक्लूडेड कि ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में अगर हम देखें तो मिल वुड नॉट स्टॉप ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द क्रैंकशाफ्ट। उसने बोला देखो अगर हम ऑर्डिनरी सिनेरियो में देखें, हमारा मिल जो है इतना बड़ा तो होता है कि बहुत सारे क्रैंकशाफ्ट होंगे। ओके, और ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस में अगर हमने एक क्रैंकशाफ्ट रिपेयर करने को दे भी दिया तो इसका मतलब ये तो नहीं है तुम वहां पे काम रोक दोगे। इसका मतलब कि ये कुछ ना कुछ स्पेशल केस था। तो देयरफॉर इट वाज अ स्पेशल सर्कमस्टांस जो तुम्हें बताना जरूरी था डिफेंडेंट को। कोर्ट बोलता है प्लेंटिफ को भाई ये तेरा जो है स्पेशल केस था, जो तुझे नरेट करना था डिफेंडेंट को, स्पेशल नॉलेज में उसके लाना था कि मेरे को इस पर्टिकुलर डेट से पहले पहले मेरा क्रैंकशाफ्ट चाहिए, अगर वो रिपेयर नहीं हुआ तो मुझे मेरा मिल बंद करना पड़ जाएगा। क्या प्लेंटिफ ने बताया डिफेंडेंट को? आंसर इज नो। क्या बोल रहा है? which was required to be communicated to the defendant ताकि defendant was not held, so यहाँ पे defendant was not held liable नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि डिफेंडेंट को उसने नहीं बताया स्पेशल केस के बारे में। तो therefore the rule of compensation as given by the above case is that the compensation can be recovered for loss या damage। तो तुम compensation recover कर सकते हो जो arise होते हैं usual course of things from such breach। ये सेक्शन 73 के लैंग्वेज में भी लिखा है। जो पार्टीज को पता था जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हाँ ये जो है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से हमें इतना लॉस या डैमेज हो सकता है, सिर्फ उसी के लिए जो है वो कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। प्लस अगर कोई स्पेशल सर्कमस्टांस है, यहाँ पे प्लेंटिफ की ड्यूटी बनती थी कि वो सामने वाली पार्टी को डिफेंडेंट को उस चीज के बारे में अवेयर करवा सके। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। जो मुझे इंपॉर्टेंट केस लॉज लगे वो मैंने सब बता दिए, अपने नोट से बताए हैं और पढ़कर बताए हैं ताकि कोई मेरा वर्ड समझ ना आए हैंड राइटिंग के कारण, वो भी आपको समझ आ जाए। ओके, तो अगर कोई और इंपॉर्टेंट केस लॉ लगता है तो आप मुझे बताना, मैं उसके बारे में भी बता दूंगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।